नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये महज गाने के बोल नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी आपकी सेहत का एक बड़ा राज छिपा है। एक स्टडी की माने तो ठंडे पानी से नहाने से तनाव का स्तर कम हो जाता है, साथ ही साथ मांसपेशियों में होने वाले दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। और आजकल महानगरों में तो आइस बाथ यानी कि क्रायोथेरेपी जिसे कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, उसका चलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है क्रायोथेरेपी, इसके साथ ही वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक बुनियादी सवाल, गर्म पानी से नहाना क्या वाकई नुकसान पहुंचाता है? बहुत सारे खास मेहमान आज हमारे शो पर होंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं। गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन जैसे ही सर्दी के मौसम करीब आते हैं, लोग गुनगुने पानी से शावर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर नहाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल ठीक है या गुनगुने पानी का। वैज्ञानिक आधार पर जाएं तो पाएंगे कि ठंडे पानी से नहाना ज्यादा सेहतमंद होता है। ये बात केवल गर्मियों में ही लागू नहीं होती, बल्कि सर्दियों में भी लागू होती है। खासकर सर्दियों के दिनों में स्किन अक्सर रूखी हो जाती है और खुजली भी होती है। लेकिन ठंड के मौसम में भी अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो खून में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बेहतर हो जाता है, जिससे त्वचा का रूखापन चला जाता है और खुजली कोई बीमारी है तो आप ठंडे और गर्म पानी के फायदे के फेर में न फंसे और सीधे डॉक्टर की सलाह लें। आजकल कोल्ड शावर यानी क्रायोथेरेपी का चलन शहरों में तेजी से बढ़ा है। क्या है ये थेरेपी, पहले इसे समझते हैं। इसे कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। इसमें बॉडी की थकान को मिटाने के लिए लोग आइस बाथ टब में नहाते हैं। ठंडे पानी के संपर्क में आने से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर यानी बीटा एंडोर्फिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे तनाव कम हो जाता है और मूड खुशमिजाज हो जाता है। वहीं क्रायोथेरेपी लेने से बॉडी के मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ जाती है और इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। क्रायोथेरेपी के एक सेशन में 400 से 800 कैलोरी बर्न की जा सकती है। वहीं माइग्रेन को कम करने में भी क्रायोथेरेपी लाभदायक है। जर्मनी की एक रिसर्च के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने से करें तो इससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और शरीर में एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों में होने वाला दर्द, अकड़न और सूजन में राहत मिलती है। वहीं ठंड के मौसम में लोग आमतौर पर थोड़ा आलसी हो जाते हैं, लेकिन ठंडे पानी का शावर लेने से बॉडी एक्टिव रहती है। एक स्टडी में पाया गया है कि ठंडे पानी से नहाने के बाद सुकून की नींद आती है। लेकिन अगर किसी को हार्ट से जुड़ी बीमारी है तो उसके लिए ठंडे पानी से नहाना घातक हो सकता है। इससे खून की नसें सिकुड़ जाती है और हार्ट को पंप करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। ऐसे में हार्ट के मरीजों को ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए। फिलहाल तो गर्मियों के दिन है और ऐसे मौसम में पानी में डूबे रहने का मन करता है। उसमें भी अगर ठंडे पानी की बौछारें बॉडी पर पड़े तो इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मेहता, मनोचिकित्सक हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेहता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये तो एक नया वेलनेस ट्रेंड हो गया है सर आजकल, आइस बाथ। सेलिब्रिटीज बहुत इसको अपना भी रहे हैं, दूसरों को बता भी रहे हैं। ऐसा क्या खास है सर आइस बाथ में? योग, आयुर्वेद और नैसर्गिक उपचार, ये तीनों क्षेत्रों में माना गया है उनके विज्ञान के अनुसार कि ठंडे पानी से नहाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, थकावट दूर होती है, मानसिक रोग, मानसिक तनाव और इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे अच्छी नींद बहुत अच्छी आती है। जितने लोग हमारे पुराने ज़माने में जो क्षत्रिय थे और शाम को जब ब्रेक करते थे तो तालाबों में और नदियों में जाके अपने आप को इमर्स करते थे। ठंडे पानी में जाने से मसल की रिकवरी अच्छी होती है
और सबसे उम्दा बात यह है कि मसल सिकोड़ने से, कॉन्ट्रैक्शन से ताकत भी बढ़ती है और मन फ्रेश हो जाता है। तो एक निखार लाने के लिए, एक ऊर्जा की प्रवाह लाने के लिए ठंडा बहुत ही ज़रूरत है। ज़्यादा करके इंडिया में लोग ऑपरेशन और सर्जरी ठंडियों में करते हैं क्योंकि ठंडियों में रिकवरी फास्ट होती है और ठंडी के मौसम में सोने से हमारी नींद बहुत गहरी हो जाती है, तूरी की अवस्था में जाती है और उससे हीलिंग, तन की दुरुस्ती बहुत बढ़िया हो जाती है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये बहुत आम सवाल है कि ठंडे पानी से नहाया जाए या गर्म पानी से नहाया जाए। एक कॉमन हाउस होल्ड क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आइस बात तक तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल कि गर्म पानी से नहाना ठीक होता है या ठंडे पानी से, क्योंकि हमने देखा है सर्दियों में प्रचंड ठंडे पानी से नहाने वाले लोग भी हमने देखे हैं और भरी गर्मी में शावर में उसको पूरा गुनगुने पानी से या कभी कभी हॉट वाटर से शावर करने वाले भी लोग भी हैं हमारे यहाँ। तो कौन सा नहाने का तरीका बेहतर है मैम? देखिए दीपक जी, मैं ये बोलूंगी कि जो आपकी बॉडी को सूट ज्यादा करता है और जो एक्सट्रीम पर नहीं है उसको ज्यादातर अपनाना चाहिए। देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम रोज बिल्कुल जो है चिल्ड पानी से नहाएं या हम रोज आइस बाथ लें। ये भी स्टडीज कहती हैं कि अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। और वहीं रोज रोज गर्म पानी से या बहुत गर्म पानी से नहाना भी हमारे शरीर को नुकसान देता है। इसलिए हमें ये कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए कि हम कोई बीच का रास्ता अपना। अब हम जब बात कर रहे हैं बात की, तब भी देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हर वर्कआउट के बाद आइस बात लेनी चाहिए या कुछ भी आपने एक्सरसाइज करी है तो उसके बाद आइस बात लीजिए या आइस बात भी जल्दी जल्दी लीजिए। ऐसा जो रिसर्चेस है वो साफ तौर से कहती हैं कि नहीं करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपकी मसल गेन को, जो आपकी मसल की आप स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं, उसमें ये नुकसान देता है उल्टा। तो बल्कि हम जो ये आइस बात या हम इन सब की बातें कर रहे हैं, ये ज्यादातर देखिए जो लोग बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ज्यादातर जो है आइस बात रिकमेंड की जाती है। क्योंकि एक तरफ जहां ये आपकी मसल्स में जो सोरनेस हो जाती है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के बाद, उससे रिकवरी में आपकी मदद करता है कि जल्दी आपकी रिकवरी होती है। और एक एनर्जेटिक इफेक्ट होता है बर्फ का, जिसकी वजह से जो है पेन जो होता है इन सब एक्सरसाइजेस के बाद या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद, वो कम हो जाता है। वही जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है या डायबिटीज है, या जिन लोगों को ये भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए भी हम आइस थेरेपीज वगैरह रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जहां सूजन है शरीर में, जहां इन्फ्लेमेशन है ज्यादा, ये वहां पर मदद करता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में। एब्सोल्युटली। मैं बहुत सारी स्टडीज मैं भी पढ़ा था, इसमें इन्फ्लेमेशन का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही खास भी माना जाता है। डॉक्टर राजीव, मन की स्थिति पर या हमारी मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है आइस बात की मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं? देखिए, अगर आपने सिंपल रिलैक्सेशन की बात करनी है तो डेफिनेटली ये एक अलग तरीके का एडवेंचर है। तो हम किसी भी तरीके का एडवेंचर करेंगे तो उससे रिलैक्सेशन आती है। बट अगर हम ये समझें कि इससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कि डिप्रेशन ठीक हो जाए, एंग्जाइटी ठीक हो जाए, ओसीडी ठीक हो जाए या स्ट्रेस पूरा ठीक हो जाए, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, तो वो इस क्रायोथेरेपी से नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डिप्रेशन को देखेंगे तो उसके अंदर तो ब्रेन का रोल है सारा का सारा। ये डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे जाके बनने तो वहीं पर ही हैं, तो ये इतना नहीं बना सकता। और इन्फ्लेमेशन दिमाग के ऊपर थोड़ी हम बर्फ रखेंगे। तो एक जैसे हम गेम खेल रहे हैं, हम कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं, तो उससे एक हमारी अपेक्षा हो जाती है, प्लेसेबो हो जाता है। अगर हम किसी को दवाई भी दे रहे हैं तो आधे लोग तो सिर्फ प्लेसेबो से ठीक हो जाते हैं। तो ये एक तरह से प्लेसेबो रिस्पॉन्स या एडवेंचर या गेम की तरह काम करेगा, थोड़े समय के लिए आपको रिलैक्स कर देगा। बट अगर आपको बीमारी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। एब्सोल्युटली। तो यानी कि पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की जो थ्योरी है, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में आप कहें कि यही हमारे जीवन से सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन को हटा देगा, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए एक अमेलगमेशन होना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी तरह की आदत में, चाहे वो फिर नहाने की हो या फिर खाने की। डॉक्टर मेहता, किस तरह का ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान में? तो हम देखते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा चलन में तो नहीं है,
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही कर रहे हैं या जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हर किसी कॉमन मैन को तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आइस बात लेगा। तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड वर्सेस इंडिया में ट्रेंड किस तरह का है? देखिए, इंडिया में भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो आ चुका है। आप अगर स्पास में जाओगे, 5 स्टार होटल्स में, जहां पर स्टीम होता है, जहां पर सोना होता है, वहां पर चिल शावर्स भी होते हैं या चिल पूल्स भी होते हैं, छोटे वाले टब्स, और स्टीम के बाद वो चिल पूल में जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए। आपने सुना होगा कि हमारे जो योगी थे वो कभी गर्म पानी से नहाए नहीं है लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में कभी गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। और हिंदुस्तान में ये प्रथा रही है कि हम लोग हर मौसम में सादे पानी से ही नहाते हैं। अब जाके जब इन्फ्लुएंस बढ़ गई है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कंफर्ट्स बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हर कोई गर्म पानी बाय डिफॉल्ट नहाता है। आपको पता होना चाहिए कि गर्म पानी के नहाने के साथ साथ आपके बॉडी के जो मॉइस्चर के तत्व हैं वो छिन हो जाते हैं। एक्सेसिव गर्म पानी के साथ नहाने से आपकी ऊर्जा भी छिन हो जाती है, थकावट सी महसूस होती है। ठंडे पानी से नहाने से आपको तरोताज़ा ताजगी मिलती है और 3, 4, 5 घंटे की बैटरी चार्ज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप मानसिक तनाव में हैं और थोड़े दबाव में हैं, ठंडे पानी से शांति में बैठकर नहाने से आप घंटे 2 घंटे के लिए बहुत ही फ्रेशनेस, उसकी फ्रेशनेस की उपलब्धि आपको हो सकती है। जब कोई अगर डिप्रेस हो, स्लाइटली डिप्रेस, सिर्फ बेसिन पे जाए, नल खोल के एक 40-50 बार ठंडा पानी अगर आंख पे, मुंह पे और सिर पे लगा दें तो एक अजब सी ताजगी महसूस होती है और क्षण भर के लिए आपका जो तनाव है, आपकी जो डिप्रेशन है, वो विसर्जित हो जाती है। ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया सर। डॉक्टर माहेश्वरी, एक बड़ा कॉमन सवाल लोगों का रहता है नहाने को लेकर, कि क्या नहाने के समय या नहाने के तरीके का भी आपकी लाइफ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है? मसलन कई बार हमारे बुजुर्ग पुराने लोग ये सलाह देते हैं कि भाई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लो, 4 बजे नहा लो। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि चलिए सुबह सुबह नहीं उठ रहे हैं, और बच्चों को तो खासकर सलाह दी जाती है कि सुबह सुबह मत नहाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। तो नहाने के समय को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं और बहुत सारी धारणाएं भी हैं, तो सही चीज क्या होगी मैम? देखिए दीपक जी, मैं बोलूंगी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग टाइम बे टाइम नहाना या नहीं नहाना, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा रूटीन में रहता है, क्योंकि अब फास्ट लाइफ है हर किसी की। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 बजे या 4 बजे उठ के नहा रहे हैं या इस तरह से, क्योंकि वो आज की लाइफ में पॉसिबल लोगों के लिए हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, हम 9 बजे तक, 8 बजे तक नहा लेते हैं, हम उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर लेते हैं, क्योंकि देखिए नहाने के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है। कई बार लोगों का ब्रेकफास्ट उससे जुड़ा रहता है, आप अपनी एक्टिविटीज मेजर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कई बार। तो अगर आपने नहाने को डिले किया तो वो आपका पूरा रूटीन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक चीज तो पहले ये बहुत जरूरी है कि एक डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम जब आइस बाथ या क्रायोथेरेपी या इन सब चीजों की बात करते हैं, तब ये हमें ज्यादातर जो हमारे एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज्यादा निजात दिलाता है। देखिए, पहले भी हम सुनते रहे कि अगर चोट लग गई तो फटाफट बर्फ लगाओ, या कहीं सूजन है तो फटाफट हम लोग आइस पैक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बर्फ या कोल्ड थेरेपी है, ये क्योंकि हमारी जो खून की नसें होती हैं उनको संकुचित करती है, सिकोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वापस ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है, जो अंदर के कोर है हमारे बॉडी का, उसकी तरफ चला जाता है। उससे हमारे ऑर्गन्स का भी जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है, और जब हम उससे बाहर निकलते हैं, तब जब वापस खून हमारी त्वचा की तरफ आता है, तो उससे जो हमारे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरह से सर्कुलेशन जो बेहतर होता है इसकी वजह से, उसकी वजह से हमें पेन में, इन्फ्लेमेशन में, कई सारी चीजों में आराम मिलता है। और ये भी देखा गया है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं वो भी कुछ समय के लिए बेहतर हो जाते हैं, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन वगैरह है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो बस हम क्रायोथेरेपी कर लें और उससे हमें निजात मिल जाएगा। लेकिन ये एक
है जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। आपकी बिल्कुल। जो और इसी हाँ, यहीं से मैं डॉक्टर राजीव से पूछना चाह रहा था सर। सर, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ये जो कोल्ड बाथ है या आइस बाथ जो पर्टिकुलरली है, इसे अगर समय समय पर करते रहे तो ये आपको फोकस में करने में, मेडिटेशन करने में, थोड़ा सा रिलैक्स होने में और बेहतर तरीके से सोने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या सही बात है सर? देखिए दीपक जी, हम ना पहले अपना टारगेट समझें कि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर मेहता ने बोला कि मेरी मान्यता ये है कि क्षण भर के लिए आराम आ जाएगा, तो वो वही बात है कि क्षण भर के लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट अगर हम इसे सोचे कि इससे बीमारियां पूरी ठीक हो जाएंगी, वो नहीं हो सकता। डेफिनेटली जब आप रिलैक्स हैं तो आपका फोकस बेटर बनेगा, आपका मूड बेटर होगा, आप दूसरों से बात अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपकी याददाश्त थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बट ये उन लोगों के लिए है जो हल्का सा माइल्डर फॉर्म ऑफ टेंशन है। बट अगर वो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ टेंशन है कि आदमी रोता रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है, गुस्से में रहता है, उन चीजों को ठीक कर देगा, उतनी डेफिशिएंसी पूरी ठीक कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर राजीव, एक सेलिब्रिटी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था सर। डॉक्टर राजीव, एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें उनका ये कहना है कि कभी कभी आइस बाथ को एक तरह के एडवेंचर के तौर पे भी लेते हैं और एक चेंज इन योर रूटीन लाइफ के तौर पर भी देखते हैं। तो क्या कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी की लाइफ में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ और वो एक छोटे से ब्रेक के लिए अगर आइस बाथ ले तो क्या उसके मनोवैज्ञानिक रूप से क्या उसको हेल्प होगी सर? डेफिनेटली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो छोटा सा ब्रेक रहेगा। मैं बारी बारी एक चीज कह रहा हूं कि वो छोटा सा ब्रेक रहेगा। आप समझिए कि साइकेट्री को लेकर या मनोविकारों को लेकर इतनी मिथ्या है कि कोई कह दे कि हाँ मैंने दवाई ली है, मैंने मदद ली है, तो वो एक तरह से देखा जाता है कि वो इंसान स्ट्रांग नहीं है। जबकि हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ब्रेन की स्ट्रेंथ है, पर इस क्रायोथेरेपी से ब्रेन को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है कि वो ब्रेन को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाए कि आप एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पूरा लड़ पाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर इसका अगर बर्फ का असर रहेगा तो कितनी देर रहेगा? थोड़ी देर रहेगा। तो क्या वो हर 4 घंटे में बर्फ लेगा? जैसे डॉक्टर स्वाति कह रहे थे कि इनिशियल फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में काम करता है, वो पहले 2 या 3 दिन काम करेगा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन में भी आपको हॉट थेरेपी आती है। पहले 48 से 72 घंटे के अंदर क्रायोथेरेपी आती है, उसके बाद हॉट थेरेपी आ जाती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन में भी। तो हम इसको एक पैनेशिया समझे कि ये सब चीजों का एक रामबाण मैजिक आ गया है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म आपका एग्जाम खराब हुआ, आप अभी थोड़े से उदास है, आपने क्रायोथेरेपी ली, ठीक हो गया। आपने दिन भर काम किया, बहुत सारे मरीजों को देखा, बहुत सारी पब्लिक डीलिंग की, आपका मूड ठीक नहीं है, उस वक्त आपको आराम ला देगा। बट जो प्रॉपरली बीमारियां हैं, यानी कि स्ट्रेस से बाहर आने का एक त्वरित एक क्षणिक विंडो जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्रॉनिक डिजीजेस या क्रॉनिक डिप्रेशन, एंजाइटी का कोई एक दीर्घकालिक उपाय हो, ऐसा नहीं है। तो बर्फ वाला स्नान यानी कि आइस बाथ, इसका चलन काफी तेज हो चुका है वर्ल्ड वाइड भी, और हिंदुस्तान में भी काफी सेलिब्रिटीज इसे अपना रहे हैं। धीरे धीरे इसका चलन भी बढ़ रहा है, इस पर बातचीत भी बढ़ रही है। तो हमने आज थोड़ा सोचा कि इस पर बातचीत की जाए अपने खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर मिकी मेहता, किसको नहीं करना है? जब आप किसी को सलाह देते हैं तो किन लोगों को नहीं करना है? डेंजर जोन में कौन है? रिस्क जो फैक्टर इससे जुड़े हुए हैं सर, जरा उसके बारे में भी बताएं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में तालाब में, नदियों में, कुएं में नहाने की प्रथा रही है, और मेरे एक्सपीरियंस में कि जब भी हम स्विम करते हैं और दिन भर के श्रम के बाद हम स्विम करते हैं आधा पौना घंटा, तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, मगर क्रायोथेरेपी तक जाने की जो नौबत है वो नहीं आनी चाहिए, और वो रेगुलर भी नहीं होना चाहिए। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिनकी इम्यूनिटी लो हो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सर्दी लग सकती है। जिनको लंग इश्यूज है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी ब्रोंकाइटिस अटैक, एस्थमा वगैरह हो सकता है। एस्थमेटिक लोगों को नहीं करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हार्ट की तकलीफ हो, क्रायोथेरेपी वो अवॉइड करे तो अच्छा होगा। बाकी एक साधारण ठंडे पानी से नहाना बहुत ही अच्छी चीज़ है,
वो बहुत सारी बीमारियों का एक विकल्प तो नहीं मगर एक क्षण भर के लिए आराम एक अच्छा नुस्खा है। और अगर रेगुलरली हफ्ते में 2-3 बार करते हैं एज अ थेरेपी तो ये बहुत अच्छी थेरेपी भी है। जी डॉक्टर स्वाति, मेडिकली क्या इस पे कोई स्टडी है कि ठंडा पानी ज्यादा ठीक रहता है लोगों को नहाने के लिए या गर्म पानी? देखिए बहुत सारी रिसर्च दीपक जी इसके ऊपर होती रहती है कि कौन सा बेटर है। हाँ। लेकिन देखिए बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो अगर अच्छी नींद चाहिए, अगर सांस से जुड़ी कोई परेशानी रहती है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम वगैरह है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा स्टिफ जॉइंट्स वगैरह आपके रहते हैं तो आपके लिए गर्म पानी है, क्योंकि आपको इन चीजों में इससे आराम मिलेगा। वहीं अगर आप बहुत इंटेंसिव वगैरह करते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या अक्सर जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है या एक्सरसाइज करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा सोरनेस महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उससे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। तो 2-4 थोड़ी चीज़ें। और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी, ज़रूर देखिए अगर स्टेमिना बनाना है, अपना रेजिलियंस बेटर करना है तो उसके लिए डेफिनेटली माना जाता है कि ठंडा पानी बेहतर होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों का जो स्टेमिना होता है वो बेटर होने लगता है बजाय गर्म पानी के। लेकिन आपको अपनी कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं, आपको कोई स्किन डिजीजेस वगैरह हैं या नहीं, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है या अस्थमा वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीजें को देखते हुए फिर आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है या गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आइस बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने घर में बस एक टब में आइस भरी और उसके अंदर घुस गए और बैठे हुए आइस बात हो गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो 10 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाना चाहिए और 10 या 15 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हमने होते हुए देखी हैं। तो एक तो टाइम और टेम्परेचर दोनों चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा, एकदम से आइस थेरेपी आपने आज सुन लिया तो आपको लगा कि हम भी शुरू करें, ऐसा नहीं। पहले ठंडे पानी से धीरे धीरे अपने बॉडी को बिल्कुल, एक्लिमेटाइज, यानी कि आइस थेरेपी का अपना एक शास्त्र है और इस शास्त्र को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बड़े गौर से सुनिएगा जो डॉक्टर साहब ने अब यहाँ पे बताया है। डॉक्टर राजीव, पानी कहा जाता है कि आपके बाहरी शरीर है, जो बाहरी आवरण है आपकी बॉडी का, वहां तक जाता है तो उसका, लेकिन जो अंदर की जो बॉडी है, जो इनर सोल है हमारी, जो मानसिक स्थिति जहां से पता चलती है, वहां तक तो पानी पहुंचता नहीं है। तो फिर मानसिक स्थिति और नहाने का क्या संबंध है सर, और इसमें तालमेल बना रहे इसके लिए टिप्स क्या होंगे? सर पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, कई बार इससे स्ट्रेस पैदा भी हो जाता है क्रायोथेरेपी से। मेरे को याद है बचपन में मैंने अपने कज़न ब्रदर को सिर्फ 2 बर्फ के पीस उसकी शर्ट में डाले थे और निकालने नहीं दिया था। ये तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है सर। मेरे को स्ट्रेस रहा था एक दिन तक। अच्छा, एनीहाउ, अब हम ये तो सुन के ही स्ट्रेस हो रहा है। नहाना एक ज़रूरी चीज़ है। नहाना एक ज़रूरी चीज़ है और नहाने से हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, दिन की बिगनिंग होती है, उसके अंदर आपकी एनर्जी वापस संचार होती है। और जब हम रात को वापस नहाते हैं ठंडे पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से और सर्दियों के अंदर हल्के गुनगुने पानी से, तो हमारी जो दिन भर की जो आपके ऑक्सीडेंट्स जमा हो गए हैं, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। और उसके बाद जो अगर हम शास्त्रों के अंदर जाएं तो ये भी कहा जाता है कि हमें रात को नहाने के बाद फिर टॉवल से पूंछना नहीं चाहिए, ताकि पोर्स खुले रहें। जब पोर्स खुले रहते हैं तो आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है इन चीज़ों से, तो उस वक्त रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनसे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं। तो पानी का और आत्मा का और मन का यहाँ पर रोल और तालमेल रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। सेहत की खान, बर्फ वाला स्नान, ये तो हमने कहा है, लेकिन इसके पीछे की लेयर्स बहुत है, बीच में बहुत सारे बिटवीन द लाइंस बातें हैं जो हमारे तीनों मेहमानों ने आपको बताई। तो उन सब चीज़ों का बात आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपके लिए अंतोगत्वा ये थेरेपी सही साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिकी मेहता, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर राजीव मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।